वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल इन साइटोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं एक अन्य महत्वपूर्ण कोशिकांग की, और वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय जिसे हम कहते हैं। गोल्जी काय को गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। सर्वप्रथम 1898 में गोल्जी ने, जब वो नर्वस टिश्यू का अध्ययन कर रहे थे, उस समय इस संरचना को एक विशिष्ट स्टेन के कारण देखा। इसके बाद वैज्ञानिक जगत में वर्षों तक यह वास्तविक संरचना देखी गई, अथवा मतलब इसका एग्जिस्टेंस है या नहीं, इस पे चर्चाएं होती रहीं। और अंततः जब फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डेवलप हुई, उसके बाद इट्स confirmed existence was accepted by the scientific world. 1954 में डाल्टन और फेलिक्स ने इसका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब किया, और इसी कारण से गोल्जी कॉम्प्लेक्स को या गोल्जी बॉडीज को डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स सभी यूकारियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है अधिकांशतः। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे पादपों में जो चालनी नलिकाएं हैं, सीव ट्यूब्स ऑफ प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के स्पर्म्स में भी इसका अभाव होता है गोल्जी बॉडीज का, और मैमल्स के रेड ब्लड कॉर्पसल्स में भी गोल्जी बॉडीज नहीं पाई जाती हैं। संरचना के हिसाब से ये जो विशिष्ट संरचनाएं हैं गोल्जी बॉडीज की, इनके दे आर मेड अप ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो संरचना है, ये कई सिस्टर्नी मिलकर के गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी का निर्माण करती हैं। किसी भी कोशिका में गोल्जी बॉडी की जो अवस्थिति है, जो पोजीशन है, दैट इज क्वाइट डेफिनेट। यह न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबद्ध रहती हैं ये गोल्जी बॉडीज। जो गोल्जी बॉडीज हैं, इनमें सिस्टर्नी पाई जाती है, जिसमें बीच में ल्यूमेन होता है, जो चारों तरफ से एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर द्वारा आवृत रहती हैं। इनमें डेफिनेट पोलैरिटी पाई जाती है सिस्टर्न के अरेंजमेंट में। जो इनका कॉन्वेक्स फेस है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ रहता है, और इसको हम कहते हैं सिस फेस। और जो इनका कॉन्केव भाग है सिस्टर्न का, वो टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, और यह कहलाता है ट्रांसफेज। इनकी अवस्थिति के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो सिस फेस पे पाई जाती हैं वो सिस सिस्टर्नी कहलाती हैं। जो ट्रांस फेज पे यानी टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती हैं उनको ट्रांस सिस्टर्न कहते हैं, और जो बीच वाली हैं इन्हें मीडियल कहते हैं। किसी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इन सिस्टर्न की क्या संख्या होगी, इनका क्या आकार होगा, और इनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, यह विभिन्न विभिन्न हो सकता है। अगर नंबर की बात करें, इनकी संख्या की बात करें, तो कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक ही सिस्टर्न भी हो सकती है, और पादपों में जो हायर प्लांट्स हैं उनमें कई हजार सिस्टर्नी मिलकर के एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। इनके जो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, जो हम कह रहे हैं ये सिस सिस्टर्न, ये ट्रांस सिस्टर्न और ये बीच की मीडियल सिस्टर्न, ये सिंप्लीफिकेशन है, ओवर सिंप्लीफिकेशन है ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। वास्तव में ये सिस्टर्न आपस में भी जुड़ी रह सकती हैं। इन सिस्टर्न्स में साइड में
पेरिफेरल ट्यूब्स पाई जा सकती हैं, फ्लैट परफोरेशंस पाए जा सकते हैं जिनको फेनेस्ट्री कहते हैं। विभिन्न प्रकार की वेसाइकल्स इन सभी सिस्टर्न में से उत्पन्न होती रहती हैं। तो यह एक कंप्लीट नेटवर्क है। जरूरी नहीं है कि यह सिस्टर्न सब एक दूसरे से जुड़ी हों। पृथक पृथक रहते हुए भी ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के रूप में कोशिका में उपस्थित होती हैं, और यह संभव है जो हमारे साइटोप्लाज्म में बेसिक साइटोस्केलेटन है, जो मैट्रिक्स प्रोटीन्स हैं, उनके कारण। तो साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सभी सिस्टर्न को एक साथ एक कॉम्प्लेक्स के रूप में, एक कंप्लीट ऑर्गेनील के रूप में बांधे रखते हैं, और यह अपना कार्य आसानी से करते हैं। एक और शब्द या टर्म का इस्तेमाल किया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए या गोल्जी बॉडीज के लिए प्लांट्स के संदर्भ में, और वो है डिक्टियोसोम। वास्तव में अ पर्टिकुलर स्टैक ऑफ दिस सिस्टर्नी, किसी सिस्टर्नी का एक ये ऑर्गेनाइजेशन एक डिक्टियोसोम कहलाता है, और पादप कोशिका में बहुत से डिक्टियोसोम्स मिल करके गोल्जी नेटवर्क या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है कोशिका में, ये इसका सिस फेस फेसिंग टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये ट्रांस फेस जो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इस कोशिकांग का जो एक प्रमुख कार्य है वो है कि यह कोशिका में बनने वाले विभिन्न प्रोटीन्स का पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करता है। ट्रांसलेशन, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना, और जब ये अमीनो एसिड सीक्वेंस पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है तो इसको एक फंक्शनल यूनिट में ऑर्गेनाइज होने से पहले बहुत सारे मॉडिफिकेशंस इनमें होने आवश्यक हैं, तब यह अपने स्ट्रक्चर या फंक्शन को कर पाने में सक्षम हो पाती है। तो यह जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं, यह इस सिस्टर्न के ल्यूमेन में होते हैं। सो साइट ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस इज द ल्यूमेन ऑफ द सिस्टर्न ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो विभिन्न प्रोटीन्स, नाउ दे आर फंक्शनल और प्रॉपर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, इनको कोशिका के विभिन्न विभिन्न कोशिकांगों में पहुंचना है। तो इसका मतलब है कि यह सेलेक्ट करना, यह सॉर्ट करना कि कौन सा प्रोटीन किस कोशिकांग में जाएगा, यह कार्य भी हमारे गोल्जी एपरेटस का है। अर्थात जो गोल्जी एपरेटस है वो किन्हीं भी प्रोटीन्स को जो कोशिका में बन रहे हैं उनका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है इसके अंदर, और उसके बाद यह इसको इसके रिस्पेक्टिव जहां पे इनको होना चाहिए उन कोशिकांग में पहुंचाने का कार्य करते हैं। यह पहुंचाने का कार्य वेसाइकल्स के थ्रू करते हैं। Vesicles, they are membrane-bound structures that contain these proteins. Membrane का मतलब है कि different lipids, they are also processed or required in the process. तो smooth endoplasmic reticulum, which is the major site of lipid biosynthesis in a plant cell, वहां से जो वेसाइकल्स बनते हैं वे भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जुड़ते जाते हैं, उसके ल्यूमेन में अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते जाते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे प्रोटीन्स का निर्माण होता है, जिस पे ट्रांसलेशन होता है, तो यह रॉ प्रोटीन्स भी इसके ल्यूमेन में पहुंचाए जाते हैं, जहां पे इन विभिन्न सिस्टर्न में इनका मॉडिफिकेशन होता है
पोस्ट ट्रांसलेशनल आपका modifications, that is modifications that take place after the process of translation. इस modification के लिए बेसिकली ये जो प्रोटीन्स बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये वेसाइकल में हो जाते हैं और ये वेसाइकल्स जाकर के इन प्रोटीन्स को सिस्टर्न के ल्यूमेन में इंट्रोड्यूस कर देती हैं। यहां पे सीक्वेंशियली एक के बाद एक विभिन्न सिस्टर्न में रिस्पेक्टिव एंजाइम्स उपस्थित होते हैं और जो डिफरेंट मॉडिफिकेशन प्रोसेसेस हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट का जुड़ना या हटना जिसको हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, या सल्फेट ग्रुप्स का जुड़ना इन अमीनो एसिड्स में सल्फेशन, किसी पर्टिकुलर फॉस्फेट ग्रुप्स का जुड़ना फॉस्फोराइलेशन। कई बार जो ये प्रोटीन्स बनते हैं इनका एक जो आपका ट्रांसलेशनल प्रोडक्ट होता है उससे एक से अधिक प्रोटीन्स या एक से अधिक सब यूनिट्स का भी निर्माण हो सकता है। तो ऐसे में इन प्रोटीन्स को तोड़ना पड़ता है, दैट इज इवन प्रोटियोलिसिस में टेक प्लेस। नाउ ऑल दिस कौन सा मॉडिफिकेशन होगा, किस में होगा, यह सब डिपेंड्स ऑन द फाइनल स्ट्रक्चर of the protein that is being synthesized, that is being modified। और यह सभी कार्य इन सिस्टर्न की ल्यूमेन में उपस्थित विभिन्न रेजिडेंट एंजाइम्स के द्वारा होता है। इसके बाद यह सुनिश्चित करना है कि कौन सा प्रोटीन किस ऑर्गेनील में जाएगा या वो उस कोशिका से स्रावित होगा, उसका एक्सोसाइटोसिस होगा। यह सब निर्धारित होता है कुछ विशिष्ट सिग्नलिंग सीक्वेंसेस के द्वारा, और ये विशिष्ट सिग्नलिंग सीक्वेंसेस जो हैं यह भी इस गोल्जी काय में ही जोड़ी जाती हैं। They are tagged with particular signal sequences which are specific for every protein। या एक तरह से ये मान लीजिए कि उन प्रोटीन पर एड्रेस लिख दिया गया है, उनकी पहले छटनी हुई, सॉर्टिंग हुई, और उसके बाद उनको जिस कोशिकांग में जाना है वहां कैसे पहुंचेंगी उसके लिए उस पे एक लेबल लगा दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नलिंग सीक्वेंसेस, एंड ऑल दिस इज डन विद इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। हम कह रहे हैं कि विभिन्न सिस्टर्न में पर्टिकुलर रेजिडेंट एंजाइम्स हैं और उसमें सीक्वेंशियली इनका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। ये कैसे होता है? दो मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं। एक मॉडल कहता है कि आपका जो प्रोटीन्स हैं वे अपनी एक सिस्टर्न में आ गए टुवर्ड्स सिस फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसके बाद वेसाइकल्स के रूप में ये दूसरे सिस्टर्न में गए। यहां पे एक मॉडिफिकेशन की स्टेप हो गई, जब ये वेसाइकल से दूसरे सिस्टर्न में गए तो फिर वहां पे सेकेंड स्टेप ऑफ मॉडिफिकेशन हो गई, और इस प्रकार से these proteins in the form of vesicles they move from the cis phase to the trans phase, और trans phase पे से ultimately they are released in the vesicles अपने respective destination पे जाने के लिए। दूसरा व्यू ये कहता है कि जो आपके प्रोटीन्स हैं वो तो एक बार ल्यूमेन में आ गए तो वहीं पे स्थित रहेंगे, उनके मॉडिफिकेशन के लिए जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं दे मूव ऑन टू दीज पर्टिकुलर सिस्टर्न। ये सिस्टर्न जैसे जैसे मेच्योर होते हैं इनका एंजाइमेटिक कंपोजिशन बदलता जाता है, नए सिस्टर्न डेवलप होते जाएंगे और ग्रेजुअली ये सिस्टर्न दे विल मूव टुवर्ड्स द ट्रांस फेज, and in the process even their
enzymatic composition it changes with the level of maturity. यानी एक बार एक प्रोटीन जिस ल्यूमेन में आ गया वो वहीं पे रहेगा, बदलेगा तो उस सिस्टर्न का एंजाइम कंपोजिशन, जिसके फलस्वरूप यह डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होते रहेंगे और अल्टीमेटली एक मॉडिफाइड प्रोटीन विल बी रिलीज्ड। वेसिकल्स जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस पर जाते हैं, उससे जुड़ते हैं। दैट इज दे पार्टिसिपेट या दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सोसाइटोसिस। जो इसमें प्रोडक्ट बन रहा है उसको इस कोशिका से बाहर स्रावित करने का कार्य कुछ वेसिकल्स का होता है। इन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स दो तरह के हो सकते हैं। एक रेगुलर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जिनमें बनता है, बाहर इसकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में ये आपके इसका प्रोटीन स्ट्रक्चर है, लिपिड्स है, ये जाकर के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएंगे। दे आर द अनरेगुलेटेड मेम्ब्रेन फ्यूजन्स, दे आर द रेगुलर प्रोसेस। और कुछ होते हैं रेगुलेटेड मेम्ब्रेन फ्यूजन्स, दैट मीन्स दे आर इंड्यूस्ड बाय पर्टिकुलर सिग्नल्स इन द आउटर एनवायरमेंट। कोशिका के बाह्य वातावरण में कोई सिग्नल, फिजिकल सिग्नल भी हो सकता है, केमिकल सिग्नल भी हो सकता है, उसके मिलने पर कोशिका को यह संदेश जाता है कि नाउ यू हैव टू प्रोड्यूस दीज पर्टिकुलर सेक्रेटरी वेसिकल्स एंड इनका सिक्रीशन होना है। ये पैथोजेंस के केस में भी हो सकता है, ये रेगुलर हार्मोनल सिक्रीशंस भी हो सकते हैं, but some signal is required, that is regulated membrane fusion. ऐसे वेसिकल्स, इनका जो डेस्टिनेशन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अपना जो अंदर का प्रोडक्ट है उसको रिलीज करने के लिए इनको इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ना है। इनके जुड़ने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। उनमें से है कि एक तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हाइड्रेशन नहीं होना है, ये भी लिपोप्रोटीनेशियस है इसकी मेम्ब्रेन भी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपोप्रोटीनेशियस है। लिपिड्स आपस में जुड़ करके एक कंप्लीट होल बना सकते हैं, बट बेसिक रिक्वायरमेंट इज हाइड्रेशन नहीं होना है, पानी नहीं होना है। तो उस केस में पोलर हेड्स पर, तो उस केस में सर्टेन सॉल्वेंट्स जब हम अपने लैब में ये करते हैं, दैट इज इन विट्रो व्हेन दिस इज डन, हम यूज करते हैं कुछ केमिकल्स जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल PEG। हम कहते हैं इट इंड्यूसेस फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली ये सॉल्वेंट रिड्यूसेस हाइड्रेशन फ्रॉम द मेम्ब्रेन सरफेस। इसी प्रकार से प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस इज एसेंशियल फॉर सच फ्यूजन। कैल्शियम आयंस जो इन लिपिड मेम्ब्रेन्स, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स का नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। और तीसरी रिक्वायरमेंट जो इस फ्यूजन के लिए है वो है कि जो फ्यूज होने वाले पॉइंट्स हैं, अंश हैं, वहां पर आपका प्रोटीन कंटेंट, जो इंटीग्रल प्रोटीन कंटेंट है वो नहीं होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए। लिपिड स्ट्रेचेस ought to be there which will fuse with this membrane and इनके अंदर का जो प्रोडक्ट है that will be released in the outer atmosphere of the cell. This is exocytosis, which may be regulated by some signal or it may be unregulated, जितने excretory products है या उनको बाहर भेजने का भी काम हो सकता है। तो इस प्रकार से यह हमारी जो आज का कोशिकांग है, दैट इज गोल्जी बॉडी, इट प्लेज द पिविटल रोल। ये एक प्रमुख भूमिका अदा करते हैं कोशिका में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी पूरे कोशिका तंत्र में किस प्रोटीन की कहां पर आवश्यकता है
और सही प्रोटीन्स को सही स्वरूप में उस कोशिकांग तक या उस जगह तक पहुंचाना, यह जिम्मेदारी है गोल्जी काय की या गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। धन्यवाद।